Welcome to Study Smart Academy. Today in this video, we will learn Class 8th English Tulip Series, Chapter 03, Global Warming, A Catastrophe in the Making. ओके, चलिए जल्दी से देख लेते हैं कि आज की इस क्लास में हम क्या-क्या कवर करने वाले हैं। आज हम 6 अहम टॉपिक्स पढ़ेंगे। मीनिंग ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल इफेक्ट्स एंड चेंजिंग वेदर, एशियाज वाइटल वाटर टावर, द थ्रेट टू ह्यूमैनिटी, कश्मीर्स यूनिक फ्रेश वाटर इकोसिस्टम्स और आखिर में रिसीडिंग ग्लेशियर्स एंड फ्लडिंग रिस्क्स। बिल्कुल। तो बच्चों, पूरी तवज्जो के साथ इस अहम चैप्टर को लाइन बाय लाइन समझने की कोशिश करते हैं। यह सिर्फ एक सबक नहीं, बल्कि हमारे और आपके माहौल से जुड़ा एक बहुत ही जरूरी टॉपिक है। तो शुरू करते हैं पेज नंबर 17 पर दिए गए पहले इटालिसाइज्ड पैराग्राफ से। ध्यान से सुनिए। Mankind has been facing natural catastrophes like floods, earthquakes, storms, cyclones, tsunamis, etc. इसका मतलब है कि इंसान हमेशा से कुदरती आफतों का सामना करता आया है, जैसे सैलाब, जलजिले, तूफान, साइक्लोन्स और सुनामीज। ये सब नेचुरल डिजास्टर्स हैं। The devastating effects of a man-made catastrophe, i.e. global warming, have already become evident. यहाँ गौर करने वाली बात ये है बच्चों कि अब एक इंसान की बनाई हुई आफत यानी ग्लोबल वार्मिंग के तबाहकुन असरात अभी से जाहिर होना शुरू हो गए हैं। ये कुदरती नहीं, मैन मेड है। Read the lesson to understand what global warming means and how it can change the face of the earth. इस सबक को पढ़ने से हमें समझ आएगा कि आखिर ग्लोबल वार्मिंग का असल मतलब क्या है और ये किस तरह हमारी इस जमीन की शक्ल ही बदल कर रख सकती है। तो चलिए अपने पहले मेन सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, जो है मीनिंग ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। हाँ, यहाँ हम टेक्स्ट की वो पहली लाइंस पढ़ेंगे जो इस प्रॉब्लम को बिल्कुल आसान शब्दों में डिफाइन करती हैं, ताकि आगे का पूरा चैप्टर आपको आसानी से समझ आए। Global warming is a common term used today, especially in the print and the electronic media. ग्लोबल वार्मिंग आजकल इस्तेमाल होने वाली एक बहुत आम इस्तिलाह है। खास तौर पर अखबारात और टीवी में, यानी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आपने ये वर्ड जरूर सुना होगा। It refers to the rising average temperature of the Earth's atmosphere and oceans and its related effects. और इसका आसान मफहूम ये है कि ज़मीन के माहौल और समंदरों के औसत दर्जा हरारत में इजाफा होना और उस गर्मी से जुड़े हुए नए असरात का सामने आना। ये डेफिनेशन तो बिल्कुल याद रखने वाली है। In the last 100 years, the Earth's average surface temperature has increased by about 0.8 degrees Celsius, 1.4 degree Fahrenheit, with about 2/3 of the increase occurring over just the last 3 decades. जरा इस डेटा पर ध्यान दीजिए बच्चों। पिछले 100 सालों में जमीन का औसत सतही दर्जा हरारत तकरीबन 0.8 डिग्री सेल्सियस यानी 1.4 डिग्री फ़ारेनहाइट तक बढ़ गया है। और खौफनाक बात यह है कि इसमें से तकरीबन 2/3 इजाफा सिर्फ पिछली 3 दहाइयों यानी आखिरी 30 सालों में हुआ है। हालात बहुत तेजी से खराब हो रहे हैं। One of the major reasons cited is the increasing concentrations of greenhouse gases produced by human activities, such as deforestation and burning of fossil fuels. और आखिर इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? वजह हम खुद हैं। इंसानी सरगर्मियों की वजह से ग्रीन हाउस गैसेस की मिकदार में इजाफा हो रहा है, जैसे जंगलों की अंधाधुंध कटाई और फॉसिल फ्यूल्स यानी कोयला और पेट्रोल वगैरह का जलाना। अब पेज 17 के आखिरी पैराग्राफ पर आते हैं, जिसका मौजू है ग्लोबल इफेक्ट्स एंड चेंजिंग वेदर। यहाँ हम देखेंगे कि इस लगातार बढ़ते दर्जे हरारत से पूरी दुनिया के मौसम पर क्या खतरनाक असरात पड़ रहे हैं। An increase in global temperature will cause sea levels to rise and will change the amount and pattern of precipitation and a probable expansion of subtropical deserts. आलमी दर्जा हरारत में इजाफा समुंदर की सतह को बुलंद करेगा, बारिश की मिकदार और उसका पैटर्न पूरी तरह बदल देगा और इस बात का पूरा इम्कान है कि सब ट्रॉपिकल सहरा भी फैलते जाएंगे। Warming is expected to be strongest in the Arctic and would be associated with continuing retreat of glaciers, permafrost and sea ice. ये गर्मी आर्कटिक के इलाके में सबसे ज्यादा महसूस होने की उम्मीद है, जिसकी वजह से वहां के ग्लेशियर्स, परमाफ्रॉस्ट और समुद्री बर्फ लगातार पिघलती रहेगी। Other likely effects of the warming include more frequent occurrence of extreme weather events, including heat waves, droughts, and heavy rainfall, species extinction due to shifting temperatures, and changes in agricultural yields. इस गर्मी के दूसरे खतरनाक असरात में शदीद मौसमी वाक़यात का ज़्यादा आम होना शामिल है, जैसे शदीद गर्मी की लहरें, खुश्कसाली और अचानक भारी बारिश का आना। बदलते दर्जा हरारत की वजह से जानदारों की अक़साम का हमेशा के लिए ख़त्म होना और फसलों की पैदावार में तब्दीलियां आना भी इसका हिस्सा है। ये वाकई एक लंबा और ख़तरनाक सिलसिला है। Let's move to Add 2 and see how this builds in our region. अगला सेक्शन है एशियाज वाइटल वाटर टावर।
पेज 18 की शुरुआत यहीं से होती है। बिल्कुल, अब ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इन आलमी तब्दीलियों का हमारे मुकामी इलाकों पर, हमारे अपने रीजन पर क्या असर पड़ने वाला है। तो पेज 18 की पहली लाइन पर सभी नजर रखें। जी बच्चों, पूरी तवज्जो दीजिएगा क्योंकि ये सीधा हमारे खित्ते के बारे में अहम मालूमात है। In the Indian subcontinent, the Himalayan region has a glacial coverage of 33,000 square kilometers and is aptly called the Water Tower of Asia as it provides around 8.6 million cubic meters of water annually. बड़े सगीर में हिमालयन खित्ते में 33,000 मुरब्बा किलोमीटर पर ग्लेशियर्स फैले हुए हैं और इसको बिल्कुल मुनासिब तौर पर वाटर टावर ऑफ एशिया कहा जाता है क्योंकि ये सालाना तकरीबन 8.6 मिलियन क्यूबिक मीटर्स पानी फराहम करता है। जरा इस अजीम पैमाने का अंदाजा लगाइए, ये कोई मामूली मिकदार नहीं है। Glaciers from this region mother several streams and rivers in the subcontinent, which support economy and the livelihood of millions of people in several countries like China, India, Pakistan, Afghanistan, Nepal and Bangladesh. इस खित्ते के ग्लेशियर्स बड़े सगीर की कई नदियों और दरियाओं को जन्म देते हैं। ये वो दरिया हैं जो चीन, इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश जैसे कई ममालिक में लाखों लोगों की माईशत और रोजगार को सहारा देते हैं। इन दरियाओं के बिना इन इलाकों में जिंदगी गुजारना नामुमकिन सा हो जाएगा। होस्ट 1 अब आते हैं चौथे सेक्शन पर, द थ्रेट टू ह्यूमैनिटी। यह अगला पैराग्राफ एक बहुत ही संगीन वार्निंग देता है। होस्ट 2, ये हिस्सा थोड़ा डरावना जरूर लग सकता है, लेकिन आने वाले हालात की इस हकीकत से आगाह होना हमारे लिए इंतहाई जरूरी है। But one unnatural phenomenon is set to change the very lives of these people as well as the rest of the world, endangering their very existence. लेकिन एक गैर फितरी अमल इन लोगों की और साथ ही बाकी दुनिया के लोगों की जिंदगियों को पूरी तरह बदलने वाला है, जो उनके वजूद को ही खतरे में डाल देगा। Humanity is about to face the most devastating catastrophe that has not been encountered since the Black Death. बच्चों, ये लाइन बहुत तवज्जो से सुनने वाली है। इंसानियत एक ऐसी तबाहकुन आफत का सामना करने वाली है जिसका सामना ब्लैक डेथ यानी सदियों पुरानी उस खतरनाक वबा के बाद से कभी नहीं किया गया। ये एक बहुत ही संगीन इशारा है। While people are still debating whether global warming is in progress, the general consensus among most scientists and researchers is that global warming has started and is going to increase at an uncontrollable rate in the very near future. जबकि लोग अभी भी बहस कर रहे हैं कि क्या ग्लोबल वार्मिंग वाकई हो रही है। अक्सर साइंसदानों और तहकीककारों का ये पूरा इत्तेफाक राय है कि ग्लोबल वार्मिंग शुरू हो चुकी है और करीबी मुस्तकबिल में ये एक नाकाबिले काबू रफ्तार से बढ़ने वाली है। उसी पैराग्राफ का आखिरी हिस्सा अब हमें अगले टॉपिक की तरफ ले जाता है, जो है कश्मीर यूनिक फ्रेश वाटर इकोसिस्टम्स। हाँ, पहले हम पिछले हिस्से की आखिरी लाइंस मुकम्मल करेंगे जो इस आलमी मसले को हमारे लोकल लेवल पर लाती हैं। 2 decades back, global warming was considered a Western concept, but now its impact is visible across the globe. 2 दहाइयों पहले ग्लोबल वार्मिंग को सिर्फ एक मगरबी तसव्वुर समझा जाता था, जिसका हमसे कोई लेना देना नहीं, लेकिन अब इसका असर पूरी दुनिया में साफ दिखाई दे रहा है। Today, places as cold as Kashmir are also experiencing the impact of global warming. आज कश्मीर जैसी ठंडी जगहें भी ग्लोबल वार्मिंग का सीधा और शदीद असर महसूस कर रही हैं। Jammu and Kashmir is unique in having more than 6% of land area under freshwater ecosystems that include subtropical lakes of Jammu, floodplain lakes of Kashmir Valley, high-altitude Himalayan lakes, perennial rivers of the Indus system, wetlands of different dimensions, ponds, snow-fed streams, springs, reservoirs, etc. जम्मू और कश्मीर इस लिहाज से मुनफरिद है कि इसके 6% से ज्यादा रकबे पर ताज़ा पानी के निज़ाम मौजूद हैं, जिनमें जम्मू की सब ट्रॉपिकल झीलें, कश्मीर वैली की फ्लड प्लेन झीलें, ऊंचाई पर वाक़े हिमालयन झीलें, इंडस निज़ाम के हमेशा बहने वाले दरिया, मुख्तलिफ जसादत के वेटलैंड्स यानी दलदली इलाके, तालाब, बर्फ से निकलने वाली नादियाँ, चश्मे और रेजर्वॉयर्स वगैरह शामिल हैं। इन सब का यहाँ होना सच में किसी नेमत से कम नहीं है। बच्चों, अब हम इस चैप्टर के आखिरी 2 पैराग्राफ्स की तरफ आते हैं, रिसीडिंग ग्लेशियर्स एंड फ्लडिंग रिस्क्स। यहाँ हम देखेंगे कि इस इलाके के ग्लेशियर्स आखिर कितनी तेजी से पिघल रहे हैं और उससे सैलाब का क्या नया और बड़ा खतरा पैदा हो रहा है। As water resources of the world are facing qualitative and quantitative degradation, it is said that the future international wars will be fought on water. जैसा कि दुनिया के पानी के वसाइल म्यारी और मिकदारी दोनों तरह से तबाही का शिकार हैं, ये सच कहा जाता है कि मुस्तकबिल की बैनुल-अक़वामी जंगें ज़मीन पर नहीं बल्कि पानी पर लड़ी जाएंगी। Glaciers in Jammu and Kashmir are receding at an alarming rate compared to other glacier regions in the world.
जम्मू और कश्मीर में ग्लेशियर्स दुनिया के दीगर ग्लेशियर वाले इलाकों के मुकाबले में बहुत खौफनाक रफ्तार से पिघल रहे हैं। सिर्फ सुरू बेसिन में ही पिछले 40 सालों में हम तकरीबन 16% ग्लेशियर्स खो चुके हैं। Similarly, we have lost about 18% of the Kulhai Glacier, the main source of drinking water and irrigation in the valley, during the same period. इसी तरह ठीक इसी अरसे के दौरान कुल्हाई ग्लेशियर का तकरीबन 18% हिस्सा पिघलकर खत्म हो चुका है, और आप जानते हैं कि यह वादी में पीने के पानी और आबपाशी का सबसे बड़ा और अहम जरिया है। The reduction in snowfall together with the fast receding glaciers has resulted in water scarcity for irrigation and hydropower generation in some seasons. बर्फबारी में कमी और उसके साथ तेजी से पिघलते हुए ग्लेशियर्स की वजह से कुछ मौसमों में आबपाशी और बिजली पैदा करने के लिए पानी की संगीन किल्लत पैदा हो गई है। और दूसरी तरफ सैलाब आने के तादाद में भी काफी इजाफा हो गया है। Coupled with the unplanned urbanization and mismanagement of the Jhelum floodplains, the situation is going to be alarming in the near future. बगैर मंसूबाबंदी के शहरों का फैलाव और झेलम के सैलाबी मैदानों के खराब इंतजाम के साथ मिलकर करीबी मुस्तकबिल में सूरत-ए-हाल सच में बहुत खतरनाक होने वाली है। Most of the wetlands that used to act as sponge during flooding are being converted into concrete landscape. अक्सर वेटलैंड्स जो सैलाब के पानी को जज्ब करने वाले स्पंज का काम करती थीं, अब उन पर कंक्रीट की इमारतें बन गई हैं। हम खुद अपने हाथों से दलदली इलाका खत्म कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा अलमिया है। Another phenomenon that is directly related to global warming is the occurrence of high-velocity storms in the valley which have caused devastation to crops and fruits, thus affecting the livelihood of many people. ये वाकई एक बहुत बड़ा मसला बन चुका है। इस सेंटेंस का मतलब है कि ग्लोबल वार्मिंग से जुड़ा एक और नया मसला हमारी वादी में तेज रफ्तार तूफानों का आना है। आपने नोट किया होगा इन तूफानों ने फसलों और फलों को कितना नुकसान पहुंचाया है। जाहिर है जब फसलें तबाह होंगी तो बहुत से लोगों का रोजगार भी बुरी तरह मुतासिर होगा। आगे लिखा है, Recently, Kashmir has been witnessing drastic change in precipitation as well as seasonal changes. In the process, some seasons like early spring have been completely lost. यानी हाल ही में कश्मीर ने बारिश और बर्फबारी के पैटर्न्स में और मौसमों में बहुत बड़ी और अचानक तब्दीली देखी है। और सबसे परेशान कुन बात यह है कि इस अमल में अर्ली स्प्रिंग यानी शुरुआती बहार का मौसम तो जैसे बिल्कुल ही खत्म हो गया है। पता ही नहीं चलता कब शुरू हुआ और कब खत्म। The change is felt as most of the spring flowers, like the narcissus, that normally used to flower in March, can now be seen in full bloom in January or February. ये तब्दीली हमें इस बात से साफ महसूस होती है कि बाहर के ज्यादातर फूल जैसे नार्सिसस यानी नरगिस का फूल जो आमतौर पर मार्च में खिलते थे, अब वो जनवरी या फरवरी में ही पूरी तरह खिले हुए नजर आते हैं। वक्त से पहले the demarcation between seasons that was well defined a decade ago has vanished. It is now difficult to distinguish between spring and summer as also between autumn and winter. इसका मतलब है कि एक दिहाई यानी 10 साल पहले मौसमों के दरमियान जो वाज़े फर्क था वो सरहद अब गायब हो चुकी है। अब बहार और गर्मी और इसी तरह खिज़ां और सर्दी के दरमियान फर्क करना वाकई मुश्किल हो गया है। सब गड़बड़ हो गया है। Most of the plains in Kashmir used to remain under snow until early spring. But now plains even in winter are bereft of any white cover. पहले कश्मीर के ज्यादातर मैदानी इलाके शुरुआती बहार तक बर्फ से ढके रहते थे, लेकिन अब हालात ये है कि सर्दी में भी मैदान किसी भी सफेद चादर यानी बर्फ से बिल्कुल महरूम रहते हैं। The icicles were a common sight in Kashmir, but now they are seen only at higher altitudes. और ये पॉइंट तो हम सब ने महसूस किया होगा। आइसिकल्स यानी बर्फ की वो लंबी नोकदार कलमें जो पानी गिरते वक्त जमने से बनती हैं, वो किसी दौर में कश्मीर में आम नजर आती थीं। लेकिन अब ये खूबसूरत नज़ारा सिर्फ बहुत ऊंचाई वाले इलाकों में ही देखने को मिलता है। वैसे यहाँ दो अहम अल्फाज हैं, डिमार्केशन जिसका मतलब है सरहद या तकसीम की लकीर, और आइसिकल्स यानी बर्फ की वो लंबी जमी हुई कलमें। इन्हें अपनी नोटबुक में ज़रूर नोट कर लें। चलिए अब अगले हिस्से पर आते हैं, डिसअपियरिंग वेटलैंड्स एंड वाइल्ड लाइफ। वेटलैंड हैबिटेट, प्रोडक्टिविटी एंड प्रोसेस बीइंग लिंक्ड टू द साइकिल एंड सीजन्स आर गेटिंग एडवर्सली अफेक्टेड ड्यू टू सीजनल चेंजेस इन द प्रेसिपिटेशन एंड रन ऑफ। ये हिस्सा हमारी तवज्जो चाहता है क्योंकि आबी ज़खायर का जिक्र हो रहा है। वेटलैंड यानी नमी वाले इलाकों का माहौल, उनकी अफजाइश और पूरा निज़ाम, क्योंकि ये सब मौसमों और उनके साइकिल से जुड़े होते हैं, इसलिए बारिश और पानी के बहाव में मौसमी तब्दीलियों की वजह से ये निज़ाम बहुत बुरी तरह मुतासिर हो रहा है। While the major lakes like the Dal and the Buller have shrunk considerably, many smaller water bodies and seasonal ponds have completely disappeared. ये कितनी हैरत और अफसोस की बात है। जहां हमारी बड़ी झीलें जैसे डाल और वुलर
काफ़ी हद तक छोटी हो गई हैं या सुकड़ गई हैं, वहीं बहुत से छोटे आबी ज़खायर और मौसमी तालाब तो जैसे ज़मीन खा गई, बिल्कुल ही गायब हो चुके हैं। Most of the wetlands have less biodiversity in terms of flora and fauna compared to the situation about half a century ago. अगर हम 50 साल पहले के हालात से मुकाबला करें तो आज ज़्यादातर वेटलैंड्स में पौधों, जिसे इंग्लिश में फ्लोरा कहते हैं, और जानवरों यानी फौना की अक़साम में बहुत कमी आ चुकी है। जिंदगी वहाँ से कम हो रही है। In the process, obnoxious weeds and other aquatic life have succeeded the more productive and useful biota. इस तब्दीली के नतीजे में क्या हुआ? नुकसानदेह और नापसंदीदा जड़ी बूटियों और दूसरी आबी मखलूक ने ज़्यादा मुफीद और फ़ायदामंद बियोटा की जगह ले ली है। यहाँ इन नए अल्फाज को समझना बड़ा ज़रूरी है। ऑब्नॉक्शियस का मतलब है बहुत नागवार, बुरी या नुकसानदेह, और बियोटा किसी खास इलाके के पौधों और जानवरों की मजमूई ज़िंदगी को कहते हैं। The migratory birds have changed their cycle. While some of them stay here even during summer, others do not return even in winters. परिंदों पर भी इसका असर पड़ा है। हिजरत करने वाले परिंदों ने अपना साइकिल मुकम्मल तौर पर तब्दील कर लिया है। जहां उनमें से कुछ गर्मियों में भी यहीं रुक जाते हैं, वहीं दूसरे ऐसे हैं जो सर्दियों में भी वापस मुड़कर नहीं आते। The waterfowl that used to migrate here during winter months stays here for most of the year. वाटरफाउल यानी वो आबी परिंदे जो सर्दी के महीनों में यहाँ सफर करके आते थे, अब हैरत अंगेज तौर पर साल के ज्यादातर हिस्से यहीं पर ठहरे रहते हैं। उन्हें वापस जाने की जरूरत ही महसूस नहीं होती। Some birds like hoopoe, which were seen in flocks in spring, are hardly spotted. और कुछ परिंदे जैसे हूपो, जिसे हम हुदहुद कहते हैं, जो पहले बाहर के मौसम में झुंड की शक्ल मोड़ते नजर आते थे, अब उन्हें ढूंढना पड़ता है। मुश्किल से ही कहीं दिखाई देते हैं। Many others, like cartridge, have completely disappeared. और उससे भी बुरी बात यह है कि बहुत से दूसरे परिंदे जैसे कार्टेज अब बिल्कुल ही गायब हो चुके हैं। वो अब यहाँ नजर ही नहीं आते। वैसे कार्टेज एक खास माइग्रेटरी बर्ड है जो अमूमन बाहर के मौसम में पाया जाता था। अब ये बस किताबों और तस्वीरों तक महदूद हो रहा है। The shrinking Kolhai Glacier, ये तीसरा हिस्सा है। Rapid melting of the Kolhai Glacier, one of the largest glaciers of the Kashmir Himalayas, has evoked concern among environmentalists who stress for immediate measures to at least minimize its melting rate. अब आते हैं एक इंतहाई अहम और संगीन टॉपिक की तरफ। कश्मीर हिमालयाज के सबसे बड़े ग्लेशियर्स में से एक कोल्हाई ग्लेशियर, इसके तेजी से पिघलने ने माहौलियात के माहिरीन को परेशान कर दिया है। उनमें बड़ी तशवीश पैदा कर दी है। वो इस बात पर बार बार जोर देते हैं कि फौरी अक़दामात उठाए जाएं ताकि इसके पिघलने की रफ्तार को कम अज़ कम किया जा सके। Kolai has shrunk 18% during the past 3 decades. जरा इस फिगर पर गौर करें। कोलाई ग्लेशियर पिछली 3 दिहाइयों यानी 30 साल के दौरान 18% तक सिकुड़ चुका है। ये 18% छोटी मोटी तब्दीली नहीं है, ये बहुत खतरनाक बात है हमारे फ्यूचर के लिए। ये सेंटेंस आगे चल रहा है। Due to increase in temperature caused by high levels of pollution by the emission of greenhouse gases by ever-increasing vehicles and cement plants, besides increased human activity near the glacier, particularly by the Gujjars and Beckerwals. और ये सब क्यों हो रहा है? दर्जा हरारत यानी टेम्परेचर बढ़ने की वजह से। ये टेम्परेचर मुसलसल बढ़ती हुई गाड़ियों और सीमेंट प्लांट से निकलने वाली ग्रीन हाउस गैसेस की खौफनाक आलूदगी का नतीजा है। इसके अलावा ग्लेशियर के बिल्कुल आसपास इंसानी सरगर्मियां, खास तौर पर गुज्जर और बैकरवाल कबीलों की बढ़ती हुई मूवमेंट ने भी इसे मुतासिर किया है। सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द नंबर ऑफ पिलग्रिम्स एंड टूरिस्ट्स इन द इको सेंसिटिव रीजन अराउंड द अमरनाथ श्राइन इज ऑल्सो अ रीजन फॉर मेल्टिंग ऑफ द ग्लेशियर। इसके साथ साथ अमरनाथ श्राइन के इर्द गिर्द के हसास माहौलियाती इलाके में आने वाले जायरीन और टूरिस्ट की तादाद में नुमाया इजाफा भी इस ग्लेशियर के जल्दी पिघलने की एक बहुत बड़ी वजह बन चुका है। In Jammu and Kashmir, the Energy and Resources Institute TERI has selected the Kolhai Glacier in the West Lidar Valley as one of the index glaciers for long-term monitoring. सिचुएशन की इस संगीनी को देखते हुए जम्मू और कश्मीर में एक इदारा है दी एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट, जिसे हम मुख्तसरन टेरी कहते हैं। उन्होंने वेस्ट लिदार वैली के इस कोल्हाई ग्लेशियर को लंबे अरसे की निगरानी और स्टडी के लिए एक इंडेक्स ग्लेशियर के तौर पर चुना है। आपको पता होना चाहिए कि ग्रीन हाउस गैसेज उन गैसों को कहते हैं जो गर्मी को एटमॉस्फेयर से बाहर निकलने से रोकती हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड। और इंडेक्स का मतलब यहाँ किसी चीज़ की नुमाइंदगी करना या निशानदेही करना है। Lidar Valley covers an area of more than 1,200 square kilometers and it sustains about 48 glaciers, covering an ice-covered area of 39 square kilometers.
लिदर वैली का रकबा 1200 स्क्वायर किलोमीटर से भी ज्यादा पर फैला हुआ है और ये वैली तकरीबन 48 ग्लेशियर्स का सहारा है, जिनका बर्फ से ढका हुआ हिस्सा 39 स्क्वायर किलोमीटर बनता है। It is important to establish an index glacier in this region for assessing the water resource availability to the communities in the valley. वादी में रहने वाली हमारी कम्युनिटीज उन लोगों के लिए पानी की मौजूदगी का अंदाजा लगाने के लिए इस खित्ते में एक इंडेक्स ग्लेशियर मुकर्रर करना बहुत जरूरी था, ताकि पता चल सके पानी की कमी पेशी कितनी है। Scientific studies conducted on the glacier will last for 5 years, after which TRI will recommend measures to bring down the glacier's recession rate. इस ग्लेशियर पर होने वाली साइंसी तहकीक 5 साल तक लगातार चलेगी, जिसके बाद TRI इदारा ऐसे इक़दामात और हल बताएगा जिससे ग्लेशियर के पीछे हटने या पिघलने की रफ्तार को कंट्रोल या कम किया जा सके। The observations and hydrological simulations from the Lidar and the Sindh rivers are showing increased discharge trends due to increase in glacier melt runoff, and the snow cover has progressively declined in both the basins. लिद्दार और सिंध दरियाओं के मुशाहिदात और उनके पानी के निज़ाम के बनाए गए मॉडल से हमें साफ दिखता है कि ग्लेशियर के तेज़ी से पिघलकर बहने की वजह से पानी के निकलने की रफ्तार में शुरू में इजाफा हो रहा है और दोनों दरियाई बासियों में बर्फ का वो घिलाफ आहिस्ता आहिस्ता कम होता जा रहा है। Several small glaciers have disappeared completely in some areas. Thickness of glaciers has reduced by more than 2/3, while most of the springs that are fed by the glaciers in the valley have also dried up. ये लाइन तो वाकई दिल दहलाने वाली है। कुछ इलाकों में तो काफी छोटे ग्लेशियर्स पूरी तरह से गायब ही हो चुके हैं। ग्लेशियर्स की मोटाई, उनकी थिकनेस 2/3 से भी ज्यादा कम हो चुकी है, जबकि वादी के वो ज्यादातर चश्मे जिन्हें इन ग्लेशियर से पानी मिलता था, अब वो भी बदकिस्मती से सूख चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं चौथे सेक्शन की तरफ, Global Trends and Predictions. Climate change has an impact not only on environment but also on society and economy. ये वाकई एक सोचने का मकाम है। मौसमियाती तब्दीली या क्लाइमेट चेंज का असर न सिर्फ हमारे माहौल पर पड़ता है, बल्कि हमारे मुआशरे और मैशत पर भी पड़ता है। पूरा सिस्टम हिलाकर रख देता है ये। The potential consequences of climate change have been established beyond doubt at the global level, along with the fact that humans have been largely responsible for this change. क्लाइमेट चेंज के होने वाले नतायज और नुकसानात अब आलमी सतह पर बगैर किसी शक व शुबे के साबित हो चुके हैं, इस खुली हकीकत के साथ कि इस तब्दीली के जिम्मेदार हम खुद यानी इंसान ही हैं। The changes in the average global temperature during the last century are larger than can be explained by natural changes alone. पिछली पूरी सदी के दौरान आलमी दर्जा हरारत की औसत यानी एवरेज में होने वाली तब्दीलियां इतनी बड़ी और अचानक हैं कि उन्हें सिर्फ कुदरती या नेचुरल तब्दीलियों के खाते में हरगिज नहीं डाला जा सकता। हमारा इसमें बड़ा हाथ है। 11 of the last 12 years have been the hottest since the recording of temperatures started in 1850. जरा सोचिए, 1850 में जब से टेम्परेचर बाकायदा रिकॉर्ड करना शुरू किया गया था, उसके बाद से पिछले 12 सालों में से 11 साल तारीख के सबसे ज्यादा गर्म साल रिकॉर्ड किए गए हैं। ये हकीकत हर किसी के लिए एक वाज़ेह खतरे की घंटी होनी चाहिए। Climate change impacts on different sectors in the state of Jammu and Kashmir are already evident and need to be assessed scientifically for each sector. रियासत जम्मू और कश्मीर के मुख्तलिफ शोबों पर इस क्लाइमेट चेंज के बुरे असरात पहले से ही साफ दिख रहे हैं और अब अशद ज़रूरत इस बात की है कि हर शोबे के लिए इसका साइंसी तरीके से अलग अलग जायजा लिया जाए। Preliminary results from the research carried out in the University of Kashmir suggest that depending upon the level of future emissions, the average temperature increase in the valley by the end of the 21st century would be between 2 and 3 degrees centigrade. यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर में की गई तहकीक के शुरुआती नताइज हमें ये वार्निंग देते हैं कि मुस्तकबिल में निकलने वाली आलूदा गैसों के लेवल के एतबार से इस 21st सेंचुरी के आखिर तक वादी का औसत दर्जा हरारत 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड तक मजीद बढ़ जाएगा, जो कि एक बहुत बड़ी तब्दीली होगी। Securing our water future. हम चैप्टर के आखिरी हिस्से पर आ गए हैं। Erratic snowfall, hotter summers, climate variability and change of both precipitation and temperature will affect livelihoods. बेकायदा और अजीब वक्तों पर बर्फबारी, बहुत ही ज़्यादा जला देने वाली गर्मियाँ, मौसम का अचानक और शदीद बदलना और बारिश और दर्जा हरारत दोनों की तब्दीली आम लोगों के रोज़गार और रोज़मर्रा की ज़िंदगी को बुरी तरह से मुतासिर करेगी। Therefore, understanding and assessment of climate change impacts on water resources is critical for water resources planning, hydropower development, and protection against flooding,
so that we can secure life on the earth for our future generations. बिल्कुल, इसलिए हमारे आबी ज़खायर पर क्लाइमेट चेंज के असरात को ठीक से समझना और उनका अंदाज़ा लगाना इंतहाई लाजमी हो गया है, ताकि हम पानी के हवाले से ठीक मंसूबाबंदी कर सकें, बिजली या हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स डेवलप कर सकें और आने वाले सैलाबों से बचाव कर सकें। ये सब आखिर किस लिए? ताकि हम इस ज़मीन पर जिंदगी को हमेशा के लिए अपनी आने वाली मासूम नस्लों के लिए महफूज बना सकें। In the backdrop of looming water crisis in most of Asia, we, the custodians of the Water Tower of Asia, cannot afford to be complacent. एशिया के ज्यादातर हिस्सों में मंडलाते हुए पानी के खतरनाक बहरान को अगर हम देखें तो हम लोग, जो कि वाटर टावर ऑफ एशिया के मुहाफिज कहलाते हैं, ऐसे संगीन वक्त में खुद से लापरवाह या कंप्लेसेंट होने की गलती बिल्कुल नहीं कर सकते। अब एक्शन का वक्त है। यहाँ कंप्लेसेंट का मतलब याद रखिएगा, खुद से कुछ ज्यादा ही मुतमईन होना या बेफिक्र हो जाना। और स्टेक होल्डर्स का मतलब है हर वो शख्स या गिरोह जिसका इस इशू में कोई हिस्सा या मफाद हो। We need to work with other stakeholders for developing a robust strategy for the sustainable development of water resources in the region. हमें चाहिए कि इस खित्ते में पानी के वसाइल की लाजवाल यानी सस्टेनेबल तरक्की के लिए एक बहुत ही मजबूत यानी रोबस्ट हिकमत अमली बनाने की खातिर दूसरे तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर भरपूर मेहनत करें। सबको मिलकर काम करना होगा। The children of tomorrow will bear the heavy burden of our indifference if we do not act today. ये आखिरी सेंटेंस वाकई इस पूरे सबक की रूह है। अगर हमने आज होश के नाखून ना लिए और एक्शन नहीं लिया तो आने वाले कल के बच्चों को हमारी इस बेहिसी और लापरवाही का बहुत भारी बोझ उठाना पड़ेगा। आज की इस क्लास को हम इसी अहम सवाल पर ख़त्म करते हैं। क्या हम वाकई खामोशी से अपनी आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल तबाह होते हुए देखने के लिए तैयार हैं, या फिर इस आलमी तबाही को रोकने के लिए आज अभी अपना किरदार अदा करेंगे? Don't forget to like and share for more updates. Subscribe this channel.